नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू डिकोड एग्जाम। डिकोड एग्जाम में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 3, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को। जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जीएस पेपर प्लस सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूड होगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। और मेंस का भी आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। मेंस के जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी कवर किए जाएंगे, प्लस पास्ट ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन इस कोर्स से रिगार्डिंग वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। यहाँ पर आपको जो पहला प्रश्न दिख रहा है वो महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न है, और आपकी विभिन्न परीक्षाओं में महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न आपने देखे होंगे। तो आज हम पहला प्रश्न महाजनपद से करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी राजधानियां हैं और जो भी प्रश्न बनते हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में। अगर आपको वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बोला गया है। तो कंबोज का जो कैपिटल था वो राजपुर हाटक था। आप याद कर सकते हैं इस तरीके से कि बोझ को कम करो, ठीक है, कम बोझ करो। तो बोझ कब कम होगा? जब किसी चीज को हटा दो। तो हाटक किसकी कैपिटल है? कम बोझ की। याद रहेगा, कम बोझ कब होगा? जब आप किसी चीज को हटा दोगे, हाटक, याद रखिएगा, ठीक है। अस्मक की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है पोतन या फिर पोटिल, ठीक है, याद रखिएगा। फिर सुरसेन की अगर हम बात करें तो कौशंबी दिया है यहाँ पर, ये गलत है। जब भी सुर की बात होगी ना तो कृष्ण जी के बांसुरी याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर सुर मिलता है सुनने को? एकदम मधुर सुर कृष्ण की बांसुरी से, और कृष्ण मथुरा, तो याद रखिएगा सुरसेन मथुरा, ठीक है। तो कौशंबी यहां पर गलत है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी आपका सही सुमेलित नहीं है। कौशल की बात करेंगे तो याद रखिएगा श्रावस्ती। कैपिटल से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं महाजनपद से, तो उसको याद जरूर कर लीजिएगा। यहां पर देख लीजिए, जब हम काशी की बात करते हैं, काशी महाजनपद की, तो वाराणसी। कौशल श्रावस्ती, अंग चंपा, मगध राजगृह, ठीक है, वज्जी वेदे मिथिला। फिर देखिए मल कुशीनगर पावा, ठीक है। चेंदी की बात करेंगे तो सुक्तिमती, वत्स कौशंबी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिछत्र। उत्तरी पांचाल की जब हम बात करेंगे तो अहिछत्र है, और फिर उसके बाद अगर हम दक्षिण पांचाल की बात करेंगे, पंचाल की बात करेंगे तो यहां पर कांपिल्य। फिर मत्स्य का विराटनगर, ठीक है। आपकी परीक्षा में पूछा गया था मत्स्य से रिलेटेड कि मत्स्य अगर हम देखें, मत्स्य महाजनपद आज कहां पर आपका होगा, तो ये राजस्थान में आपको मिलेगा। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सुरसेन की बात करेंगे तो मथुरा, अस्मक, पोतन, ठीक है, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर, और उसके बाद हाटक। अवंती, तो उत्तरी अवंती का उज्जैनी और दक्षिण अवंती का महिष्मती। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, यहां से आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फिर से आपके परीक्षा में रिपीट हो जाए कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, तो वो प्रश्न आपका गलत ना हो। देखिए क्लास, मैं बार बार अपने लेक्चर में एक चीज कहती हूं, मैं आज फिर एक चीज कहूंगी कि हमारा काम यही है कि हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके, अभी के ट्रेंड को एनालाइज करके ये देखें कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करके हम उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, ताकि अगर यहां से कोई भी प्रश्न बने तो वो आपके गलत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को जो मैं आपको क्लास में बताती हूं, इसको एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो महाजनपद और राजधानी याद कर लीजिएगा। अब देखिए, एक तरीके का और प्रश्न यहां बनता है, अगर आपने पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पूछ लेगा सुरसेन, ठीक है। अगर आज हम देखें तो कौन सा संबंधित क्षेत्र है, तो सुरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा है, तो आप गेस मार सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मथुरा के आसपास के क्षेत्र को।
इसी तरीके से वत्स की बात करेंगे तो प्रयागराज बांदा वाला क्षेत्र आपका वत्स हो गया, ठीक है, वत्स क्षेत्र, और यहाँ पर राजधानी कौशाम्बी। फिर कौशल की बात करेंगे तो अवध क्षेत्र, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साकेत भाग तथा श्रावस्ती इंपॉर्टेंट है। खासकर आप एक काम तो जरूर करिएगा, जब आप महाजनपद को याद कर रहे हैं ना और उनकी राजधानी याद कर रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा कौन कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। इससे दो बेनिफिट होगा, प्रीलिम्स में अगर प्रश्न पूछ लिया तब आप आंसर दे लोगे, साथ ही साथ मेंस में जब आप आंसर लिखोगे ना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या क्या सिग्निफिकेंस था यूपी का, तो वहां पर आप महाजनपद के बारे में लिख सकते हो। तो मेंस का भी आंसर तैयार हो जाएगा आपका। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई करना है, टारगेट दोनों का रख के चलो, ठीक है। इसी तरीके से कुरु की जब हम बात करेंगे तो मेरठ दिल्ली वाला क्षेत्र हो गया, राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की हम बात करेंगे तो ये बरेली बदायूं वाला क्षेत्र हो गया, और अहिछत्र याद रखिएगा। चलो इसी तरीके से यहां पर मल देख लीजिए, मल जनपद देवरिया की तरफ, ठीक है, पावा कुशीनगर, ठीक है, जहां पर गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। फिर काशी की बात करेंगे तो काशी तो सभी को पता है, वाराणसी, इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अंग की बात करेंगे तो भागलपुर, मुंगेर और चंपा याद रखिएगा राजधानी। अभी कि अगर हम क्षेत्र को देखेंगे तो ये भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र है और इसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। देखो जब भी अंग में दर्द होता है, अंग में शरीर में दर्द होता है, तो आप क्या कहते हैं, चंपी कर दो, जरा चंपी कर दो, आराम हो जाए, तो चंपा, अंग चंपा याद रख सकते हैं। मगध की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है मगध तो ये पटना और गया वाला क्षेत्र बिहार का हो गया, तो राजगृह और गिरिब्रज। फिर वज्जी की बात करेंगे तो ये मुजफ्फरनगर दरभंगा वाला क्षेत्र हो गया, और राजधानी जो थी मिथिला, वैशाली और जनकपुर याद रहेगा। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये जो महाजनपद है वो आज के समय में कहाँ का क्षेत्र है। अस्मक की बात करेंगे तो याद रखिएगा गोदावरी घाटी, पोटन, ये आंध्र प्रदेश में है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा महाजनपद ऐसा है जो कि साउथ में लाई करता है, दक्षिण में है, तो याद रखिएगा अस्मक जो है वो दक्षिण में है और गोदावरी तट पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र इसमें आता है, और राजधानी आपको पोटन याद रहेगा। अवंती याद रखिएगा ये पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र है, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं उत्तरी अवंती की तो राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिण अवंती की तो महेश्मती, सबको याद है। चलो गांधार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है, रावलपिंडी वाले में, और राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी मैंने बताया ना, हटा दो तो हाटक, ठीक है, और ये आपका दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर वाला क्षेत्र है इधर कंबोज। तो ये याद जरूर कर लीजिएगा, क्लास परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अच्छा मत्स्य का याद रखिएगा विराट नगर ना, तो ये भी आपको याद रखिएगा, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है आपका, परीक्षा में पूछा गया था। अब देखो महाजनपद से रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है, 2-3 प्रश्न उसको देख लेते हैं। जैसे महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो अगंतुर निकाय में लिखा हुआ है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसी तरीके से प्रश्न पूछता है 16 महाजनपद के बारे में किस जैन ग्रंथ में बताया गया है, तो आप क्या बताएंगे, भगवती सूत्र के बारे में। तो ये दोनों प्रश्न बना है, अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा क्लास, हो सकता है एग्जामिनर जब पेपर बनाए ना तो उससे वो एक स्टेटमेंट ऐसा दे दे कि 16 महाजनपद के बारे में, ध्यान से सुनिएगा जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूं, एक स्टेटमेंट हो सकता है पेपर में आपको इस तरीके से मिल जाए कि 16 महाजनपद के बारे में बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में दिया है और जैन ग्रंथ अगंतुर निकाय में दिया है, इंटरचेंज कर दे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में बैठे रहते हो, यहाँ पर बड़ा टेंशन रहता है कि इस साल तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही करना है, और इसी टेंशन में जब आप पढ़ेंगे कि 2 चीज दी है, अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र, आप तुरंत उसको टिक लगा के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर छोटी सी हेरफेर की थी, क्या किया था, अगंतुर निकाय को जैन ग्रंथ लिख दिया था और भगवती सूत्र को बौद्ध ग्रंथ लिख दिया था। तो इन सब छोटी छोटी बेसिक चीजों पर भी ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी गलतियां पेपर में हो जाती हैं और क्वालिफाई 1-2 नंबर से होने से रह जाता है, तो बड़ा दुख होता है, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पाणिनि की जो कृत है अष्टाध्यायी,
ठीक है। यहां पर कितने महाजनपद का उल्लेख है, तो यहां पर याद रखिएगा 22 महाजनपदों की बात की गई है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन 3 प्रश्नों को भी ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बना है। एक प्रश्न ये बना था, इसको भी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। क्या था कि राजा दिया था, राज्य दिया था और बुद्ध के समकालीन महाजनपद शासक के बारे में पूछा गया था कि जो बुद्ध के समकालीन थे। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे, तो आप बताएंगे प्रगोत था, उदयन था, प्रसेनजित था और अजातशत्रु था। ठीक है, या फिर हो सकता है कि पूछ ले किस राज्य से रिलेटेड ये थे। तो याद रखिएगा, जब हम प्रगोत की बात करते हैं तो हम अवंती की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवंती की। जब हम उदयन की बात करते हैं तो वत्स राज्य का राजा था ये। प्रसेनजित कौशल का और अजातशत्रु मगध का। तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट परीक्षा में पूछा गया है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध तक उत्तर भारत की राजनीति के 4 शक्तिशाली राज्य कौन कौन थे? कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ये याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर है। जब हम कौशल की बात करेंगे तो प्रसेनजित, ठीक है। जब हम वत्स की बात करेंगे तो उदयन, अवंती की बात करेंगे प्रगोत और मगध की बात करेंगे तो अजातशत्रु। ये भी नोट कर लीजिए, यहां से भी प्रश्न बना था। तो हमने अभी देखा महाजनपद से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं पहले, और पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न फिर रिपीट हो जाए। तो नोट जरूर कर लेना इंपॉर्टेंट करके, 2-3 बार याद करोगे तो आपके दिमाग में चीजें खुद बैठती जाएगी। यहां पर देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है ये आरओ एआरओ के मेंस में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर बताइए, किसने पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था अपने मंत्री को? किस राजा ने? तो यहां पर सही उत्तर है आपका है चालुक्य राजा कुमारपाल। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, कुमारपाल जो था वो एक जैन अनुयायी शासक था, अहिंसा का प्रबल समर्थक था। जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबारी थे, ये याद रखिएगा। अब हो सकता है अगली बार आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि जो हेमचंद्र हैं वो किसके दरबारी थे, तो आप क्या बताएंगे? कुमारपाल के। तो ये भी स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। जहां पर भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं कि इस पॉइंट को मुझे फिर कुछ समय बाद रिवाइज करना है, और अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है कि हेमचंद्र किसके दरबार में थे कुमारपाल के, तो उसको नोट कर लीजिए। जो कुमारपाल थे वो एक जैन अनुयायी थे और इन्होंने ही अपने मंत्री को भेजा था काशी की जो जानवर है उन पर किसी भी तरीके की क्रूरता ना की जाए, और इन्हीं के दरबारी कौन थे? वो हेमचंद्र थे, याद रखिएगा। कुमारपाल ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। पशु पर क्रूरता प्रतिबंधित करने के लिए उसने अपने मंत्रियों का एक दल काशी भेजा था। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखिए क्लास, यहां पर क्या दिया गया है? जैन धर्म के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। महावीर ने अपने उपदेशों के प्रसार के लिए संघ की स्थापना की और केवल पुरुषों को संघ में प्रवेश दिया। प्रथम जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी और यही जैन साहित्य का अंतिम संकलन हुआ था। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम महावीर की बात करते हैं तो महावीर ने अपने उपदेशों के प्रसार के लिए संघ की स्थापना की थी, ठीक है, और केवल पुरुषों को संघ में प्रवेश दिया था। ये क्या है ये बताइए? ये आपका गलत है। ठीक है, फिर यहां पर प्रथम जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी और यही जैन साहित्य का अंतिम संकलन हुआ था, ये भी आपका गलत है। जो सेकेंड जैन काउंसिल थी, ठीक है, जो जैन परिषद हुई थी वो वल्लभी में हुई थी और वहां पर जैन साहित्य का अंतिम संकलन की हुआ था। तो यहां पर कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगे क्लास की वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को दे सकते हैं। यहां पर हम एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। महावीर ने अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए संघ का गठन किया था। उन्होंने संघ में पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया था।
ये याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें भिक्षु और आम अनुयायी दोनों शामिल थे। जब हम फर्स्ट जैन काउंसिल की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैन काउंसिल की बात हो रही है, जैन परिषद की बात हो रही है, तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी? दिगंबरों के नेता स्थूलभद्र द्वारा, ठीक है। कहां पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, ये याद रखिएगा। फर्स्ट जैन काउंसिल कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। किसने बुलाया था? स्थूलभद्र ने, जो कि एक दिगंबर थे, ठीक है। और दूसरी जैन परिषद जो थी वो वल्लभी में आयोजित हुई थी, ठीक है। और दूसरी जैन काउंसिल जो वल्लभी में आयोजित हुई थी, वहां पर अंग नामक जैन साहित्य का अंतिम संकलन हुआ था, पूरा किया गया था। क्लियर? तो वहां पे प्रश्न में आपको दिया गया था कि जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल वल्लभी में हुई थी, वहां पर अंग का अंतिम संकलन जोड़ा गया था, जो कि गलत है। सेकंड जैन काउंसिल में उसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें हम देख लेते हैं। अच्छा क्लास, अगर कहीं पर भी मैंने, जैसे आपके पेपर में ज्यादातर बुद्धिस्ट काउंसिल से प्रश्न बनता है, तो अगर कहीं पे भी मैंने बोलते समय जैन काउंसिल को बुद्धिस्ट काउंसिल बोल दिया होगा तो उसको सही कर लेना। हम जैन काउंसिल की बात कर रहे हैं, हम पाटलिपुत्र और वल्लभी की बात करें, 2 जैन काउंसिल हुई थी, ठीक है। जैन से रिलेटेड हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी थी, यहां पर बोला गया है। तो बताइए तीर्थंकर कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव थे, आप सभी को पता होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आप बताएंगे ऋषभदेव थे, या फिर मूल संस्थापक पूछ ले तब भी आप ऋषभदेव का ही नाम लिखेंगे। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के अन्य क्या क्या नाम थे, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ, ठीक है। वृषभनाथ, ऋषभनाथ और आदिनाथ, ये इनके 3 अन्य नाम थे। जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो अरिष्टनेमि का, ये याद रखिएगा, अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है, याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो आप बताएंगे अश्वसेन था, ये प्रश्न में भी पूछा गया है। पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको आश्रमपद उद्यान वाराणसी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो समेत शिखर में, समेत पर्वत में, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? काशी में हुआ है। इनके पिता का क्या नाम है? अश्वसेन है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आश्रमपद उद्यान में हुई थी। और इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? महानिर्वाण की प्राप्ति तो समेत पर्वत में, ठीक है। चलो, इतनी चीजें क्लियर। अब महावीर स्वामी की माता किस गणराज की पुत्री थी? तो लिच्छवी, ठीक है, वैशाली, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान इनका नाम था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिसेंट के जो पेपर्स हैं उसमें देखा जा रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर हम यूपी वाला डिस्कस कर रहे हैं। ऋषभनाथ की बात करेंगे तो ऋषभनाथ का जन्म कहां पर हुआ है? अयोध्या में हुआ है, नोट कर लो, ठीक है। संभवनाथ की जब हम बात करेंगे तो इनका जन्म कहां पर हुआ है? श्रावस्ती में हुआ है। पद्मनाथ की जब हम बात करेंगे तो इनका जन्म कौशंबी में हुआ है। और पार्श्वनाथ की जब हम बात करेंगे तो अभी आपने देखा पार्श्वनाथ से रिलेटेड प्रश्न पूछा था, इनका जन्म काशी में हुआ है, वाराणसी में। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, तीर्थंकर और प्रतीक पूछा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन से तीर्थंकर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अभी 1-2 साल पहले ये प्रश्न पूछा था, मैच करने को दिया था। तो जब हम ऋषभ देव की बात करते हैं, आदिनाथ की बात करते हैं, जिनको कि हम पहले तीर्थंकर बोलते हैं, ठीक है, तो उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वृषभ से, ठीक है।
अजीत नाथ की जब हम बात करते हैं, अजीत हाथी, अब ऐसे आंख बंद करो और सोचो हाथी को कोई जीत नहीं सकता, अजीत तो हाथी, ठीक है, अजीत नाथ। संभव नाथ की जब हम बात करते हैं तो अश्व, अब आपको दूर कहीं पे ट्रेवल करना है, ठीक है, समझो कहीं दूर जाना है तो ऐसे पैदल जाना तो संभव नहीं होगा, तो उसके लिए घोड़े की आवश्यकता होगी। तो क्लास मैं बस आपको थोड़ा सा याद करने का ट्रिक बता रही हूं, आप किसी भी तरीके से चीजों को इमेजिन करके याद कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कभी भी यहां से प्रश्न पूछा, देखो अभी तो बस थोड़ी सी चीजें याद करनी है तो याद हो जाएगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना तो बहुत ढेर सारी चीजें दिमाग में यहाँ पर स्टोर करके जाना पड़ता है, तब कंफ्यूजन होता है। तो उस समय ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं वो काम आती हैं। तो अगर किसी को कोई भी ट्रिक ना अच्छा लगे, ऐसा लगे कि मैम आप क्या ट्रिक बता रही हैं, तो उसके लिए भाई मुझे क्षमा कर देना, गुस्सा उस्सा मत करना कमेंट बॉक्स में कि आप ऐसे कैसे ट्रिक बता रही हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप नोट कर लीजिए, सोच लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं अच्छी लगती तो लीव, ठीक है, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। अब यहां पर ध्यान देना, जैसे अजीत नाथ की बात है तो आप हमेशा याद रखो ऐसे हाथी है, हाथी को जीता नहीं जा सकता है, तो अजीत नाथ आपको हमेशा याद रहेंगे कि हाथी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम संभव नाथ की बात करेंगे तो आप ऐसे सोचो दूर कहीं जाना है तो पैर से चलना संभव नहीं है तो घोड़े की आवश्यकता है, तो संभव नाथ आपको याद रहेंगे, ठीक है। अभिनंदन की जब हम बात करेंगे तो बंदर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभिनंदन, नंदन कर रहे हैं आप, ठीक है, आप याद कर लो अभिनंदन कर रहे हैं और एक आकृति याद कर लो, ठीक है, तो बंदर आपको याद रहेगा। सुमति नाथ की जब हम बात करेंगे तो क्रोच पक्षी। पदम प्रभु की हम बात करेंगे, पदम, देखो पदम किसी के पैर पे, पद पे आप क्या रख रहे हो, कमल रख रहे हो, तो आपको याद रहेगा पदम पदम पदम, कमल कमल कमल। बंदर जब रहेगा तो अभिनंदन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। घोड़े संभव नाथ, ठीक है। अजीत नाथ की जब हम बात करेंगे तो आपका हाथी हो गया, तो कुछ चीजें तो आपको याद हो रही होगी। सुपाश नाथ की जब हम बात करेंगे तो स्वास्तिक याद रखिएगा। फिर उसके बाद चंद्र प्रभु की जब हम बात करेंगे तो चंद्र आ ही गया है। सुविधि नाथ की जब हम बात करेंगे तो यहां पर भी कपि, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शीतल नाथ की हम बात करेंगे तो श्रीवत्स। श्रेयांश नाथ की जब हम बात करेंगे तो गैंडा। वासुपूजी भैंस, ठीक है। विमलनाथ वारा, अनंतनाथ सेही, धर्मनाथ ब्रज, शांतिनाथ मृग, कुंथुनाथ अज, अहरनाथ मछली, मलिकनाथ जो है, मलिनाथ जो है कलश, ये आपके परीक्षा में पूछा गया था, मुझे याद है मलिनाथ के बारे में पूछा गया था, तो आप कलश याद कर सकते हैं। क्लास किसी भी तरीके से इन आकृतियों को आप सोचिए, आपको खुद ट्रिक मिल जाएगा, आपको याद रहेगा। मैं बहुत सी चीजें आपको क्लास में इसलिए नहीं बताती हूँ ट्रिक, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को आपत्ति हो, तो फिर मुझे भी दुख होगा। तो यहां पर मैं बस आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप सिंबल्स को इमेजिन करिए और नाम को उससे रिलेट करिए, आपको चीजें याद रहेगी और यहां से प्रश्न बनता भी है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, महावीर स्वामी जी को सिंह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पार्श्वनाथ को सर्प से, अरिष्ट नेमि शंख, ठीक है, नेमिनाथ नीलकमल, ये पूछा गया था, ठीक है। महावीर स्वामी जी को सिंह से, पार्श्वनाथ को सर्प से, अरिष्ट नेमि शंख। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, समेत शिखर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। मैं आपको फिर से ये टॉपिक रिवाइज करा दूंगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आज के जो प्रश्न हैं वो क्या आप 10-12 क्लास बाद फिर रिवाइज करना चाहेंगे, मैं रिवाइज कराऊंगी। चाहोगे कि नहीं चाहोगे वो मतलब नहीं मैटर करता, रिवाइज कराऊंगी, मैं याद कराऊंगी मैं आप लोगों को ये सारी चीजें। अब यहां पर ध्यान दो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री को गौरव का स्रोत माना जाता था, तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को गौरव का स्रोत नहीं माना जाता था, ठीक है, पुत्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, तो यहां पर यह गलत है, पुत्र को गौरव का स्रोत माना जाता रहा होगा, पुत्रियों को नहीं माना जाता था। उत्तर वैदिक काल के दौरान सोने और चांदी के सिक्कों का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था, कौन सा कथन सही है, तो विनिमय के माध्यम के लिए, ठीक है, चांदी के सोने के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, यह बिल्कुल सही है, लेकिन पहला गलत है। तो यहां पर कौन सा कथन सही है, केवल 2, याद रखिएगा। कहीं पर भी लगे कि वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो आप पॉज कर सकते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री को दुख का स्रोत माना जाता था, दुखी मत हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है, लक्ष्मी होती हैं पुत्रियां। चलो यहां पर आओ, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया है। यहाँ पर कुछ बैटल्स दी गई हैं, इनको आपको अरेंज करना है। बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा, तालीकोट का युद्ध की बात की गई है और खानवा के युद्ध की बात की गई है। पानी, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये सब किसके द्वारा युद्ध लड़ा गया है? बाबर द्वारा लड़ा गया है ना। पानी, खाना, चंदेरी, घाघरा 1526, 1527, 28, 29। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो खानवा का युद्ध कब हुआ है? 1527 में हुआ है, क्योंकि खानवा के पहले पानी की आवश्यकता है ना, तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ है। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ है। तालीकोट के युद्ध की हम बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 1565 में हुआ है। ठीक है, चौसा के युद्ध की अगर हम बात करें तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ है और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ है। हुमायूं की बात करेंगे ना, हुमायूं और शेर शाह सूरी की बात करेंगे तो कन्नौज, चौसा, बिलग्राम, ये सब युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया है? हुमायूं द्वारा लड़ा गया है। तो 1539, 1540 ऐसा समय है। तो क्लास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ईयर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ईयर नहीं याद है तो एग्जामिनेशन हॉल में आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे? आपको ये तो याद रहे होगा ना कि जो खानवा, पानी, चंदेरी, घाघरा, खाना, पानी, चंदेरी, घाघरा किसके द्वारा लड़ा गया? बाबर के द्वारा। और हुमायूं के पहले बाबर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कन्नौज, चौसा का युद्ध देखें तो कौन लड़ रहा है? हुमायूं लड़ रहा है। तो मतलब 4 तो आपका 2 और 1 के पहले ही होगा, 4 पहले ही होगा। अरे वाह, बड़ा अच्छा सेट किया गया। ये देखो, सेट भी ऐसे किया गया, खाली एक एलिमिनेट कर पाओगे। डी। तालीकोट का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये तो प्रश्न में कई बार पूछा गया है। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की बात कई बार की गई है, तो ये 1565 का समय हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। 4 के बाद क्या होगा? चलो बोलते चलो, 2। ठीक है, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3। ठीक है, मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे प्रश्नों में, और खासकर जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ना तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने में मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं कोई ईयर छूट ना जाए। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। सबसे पहले खानवा हो गया, ठीक है, 1527। फिर आपका कौन सा हो गया? यहाँ पर चौसा का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा 1539। फिर 1 बैटल ऑफ कन्नौज 1540 और 3 आपका बैटल ऑफ तालीकोटा। क्लियर है? तो उत्तर ए होगा, ए आपका सही उत्तर है। यहां पर ध्यान दो, हम युद्ध को डिस्कस कर लेते हैं। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, किसके किसके मध्य हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के, कई बार परीक्षा में पूछा है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। तालीकोटा का युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 1565, ठीक है, याद रखिएगा 1565। एक तरफ बहमनी थे, दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य था। खानवा का युद्ध 1527, बाबर और राणा सांगा के मध्य। ये देखो, पानी, खाना, चंदेरी, घाघरा, बताओ, पानी, खाना, चंदेरी, घाघरा 15, 26, 27, 28, 29। इसमें कोई दिक्कत होगी? बाबर द्वारा युद्ध, कितना अच्छा युद्ध बाबर ने लड़ा था, याद करने में कितना आसानी है। अच्छा सोचो, ऐसे ही मजाक के लिए अगर हम लोगों को पता होता कि हम लोग इन सारे युद्ध को इतने अच्छे से पढ़ेंगे, हाँ, तो हम लोग पुराने जमाने में जाते और कहते सुनिए सुनिए, अच्छे अच्छे नाम रखिए, थोड़ा ट्रिकी नाम रखिए, ताकि जब आपके मरने के इतने साल बाद हमें इन युद्ध को याद करना हो तो हम आसानी से इन युद्ध को याद कर सके। तो थोड़ा आसान नाम रखिएगा। एक काम करिए, ABCD या काखा गागा ऐसे करके रखिए, ताकि कभी भी एग्जाम में पूछे तो हम उसको अरेंज कर ले 1 2 3 4 करके। ठीक है, अब नाम इतने डिफिकल्ट रख देते कि याद ही नहीं होता है। मध्यकालीन भारत में करो तो यार कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, कुछ याद नहीं रहता है भाई। मुझे तो नहीं याद रहता है, मैं सच बता रही हूँ। कौन सी किताब किसने लिखी है, कौन सी किताब, नाम ही नहीं याद रहता है। और अगर साउथ वाले किंगडम को पढ़ने चलो, ठीक है, तो उसको पढ़ना कैसे वही नहीं समझ में आता है। उसको प्रोनाउंस करने में ही दिमाग एकदम खराब हो जाता है। अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो पहले ढंग से। तो ये चीजें होती। तो अगर पता होता कि इतना पढ़ना है पड़ेगा तो चले जाते, कहते सुनो राम, श्याम, गंगा, सीता, राम, ऐसे करके कुछ सिंपल सिंपल नाम रखो ना जो याद रहे। अब इतने डिफिकल्ट ईयर्स, नाम सब, अभी तो आसान है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पढ़ लो, साउथ वाले किंगडम्स को पढ़ो, याद ही नहीं होगा कि क्या है। अब ध्यान दो, 1526 में पानीपत किसके मध्य में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य में, ठीक है। चंदेरी बाबर और मेदिनी राय के मध्य, और बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। याद कर लीजिएगा, युद्ध से रिलेटेड प्रश्न अभी रिसेंट में पूछे गए थे। अगर आपके परीक्षा में पूछ लिया तो बड़ा अच्छा होगा। आप लोग फिर मुझे धन्यवाद करोगे एग्जाम के बाद कि थैंक यू मैम, जो आप पढ़ाई थी उसी में से प्रश्न फंसा, ठीक है, उसी में से सारा प्रश्न आया, तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा भाई। अब यहां ध्यान दो, अब यहां पर हम बात कर लेते किसकी? हुमायूं की। हुमायूं की बात कर ले, ठीक है। शेर शाह की बात कर रहे हैं, एक जगह शेर शाह लिखा है, एक जगह शेर खान लिखा है, तो परेशान मत होना, हम लोग शेर शाह सूरी की ही बात कर रहे हैं। तो हुमायूं से रिलेटेड युद्ध देखो, कालिंजर का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, चुनार का युद्ध, गुजरात, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम। आपके परीक्षा में बिलग्राम, कन्नौज, चौसा ये तो कई बार पूछा गया है। कालिंजर का युद्ध भी पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कालिंजर का युद्ध हुआ था 1531 में, ठीक है। कहा किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और प्रताप रुद्र देव के मध्य। फिर दोहरिया का युद्ध, अब देखो दोहरिया दो, तो ये दूसरे नंबर पे है ही है दोहरिया, ठीक है। ये महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य हुआ था 1532 में। फिर उसके बाद चुनार के युद्ध की हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा चुनार का जो घेरा किया था हुमायूं ने, वो शेरशाह सूरी था वहां पर, और 1532 में, ठीक है। 1531, 32, 32, 35, 39, 40, 39, 40 याद रखिएगा। यहां पर कन्नौज बिलग्राम वाला युद्ध है। चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 शेरशाह सूरी के मध्य हुआ है। गुजरात वाला बहादुर शाह 1535। तो याद रखिएगा क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे दिया जाए इन युद्ध को दोबारा, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको ये याद है। याद रखिएगा चौसा पहले हुआ है, कन्नौज का युद्ध बाद में हुआ है, ठीक है। और उसके पहले, चौसा के पहले अगर हम देखें तो यहां पर चुनार का युद्ध हुआ है। क्लियर है? तो याद जरूर करिएगा, चुनार, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, दोहरिया तो दूसरे नंबर पे। अब उत्तराधिकार का जो युद्ध था, मतलब ये औरंगजेब के समय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। बहादुरपुर का युद्ध बनारस के निकट हुआ था। शाह सुजा और सुलेमान शिको एवं जयसिंह के नेतृत्व में शाही सेना के बीच में। यहाँ पे आपके परीक्षा में इन सारे युद्धों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला था। तो आप कैसे याद करोगे? यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एसके है, ठीक है, डी डी एस के। तो ये आपका क्या है? ये धर्मट का युद्ध है और ये देवराई का युद्ध है। याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया था। धर्मट का युद्ध जो है वो औरंगजेब और तथा एक तरफ औरंगजेब तथा जसवंत सिंह व कासिम खान के नेतृत्व में शाही सेना के मध्य हुआ था। सामूगढ़ के युद्ध की बात करेंगे, ऐसे सामूगढ़ आगरा के निकट हुआ था, औरंगजेब व मुराद बख्श की संयुक्त सेना और शाही सेना के मध्य। खजुआ का युद्ध की हम बात करेंगे तो औरंगजेब और शाह सुजा के मध्य हुआ था। देवराई के युद्ध की बात करेंगे तो यहाँ पर दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैटल्स को अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है परीक्षा में। प्लीज क्लास, ये याद करना आपका कर्तव्य है, ठीक है। तो याद करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखो, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स को पोस्ट डेटेड चेक बोला था ना। चल देखते हैं। भारत में एक डोमिनियन स्टेटस वाला भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। देखो क्या हुआ था, अगर आप ध्यान से देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, आप लोगों को पता होगा, तो लॉर्ड लिलिंथगो जो था उसने अनाउंस कर दिया कि जो भारत है वो ब्रिटिशर्स का साथ देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये चीज हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस खफा हो गई, अरे आज हम भारत में इतनी बड़ी पार्टी हैं, आपने कैसे अनाउंस कर दिया कि भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेगी, हम नहीं लेंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। मुस्लिम लीग खुश हो गई, अरे वाह, 1937 का जो इलेक्शन था जिसमें कांग्रेस इतने अच्छे से बहुमत से आ रही थी प्रोविंसेस में, रिजाइन कर दिया, तो मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मना दिया, डिलीवरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट कर लिया। चलो ठीक है।
अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या दिक्कत आ रही थी कि इंडियंस इनका साथ नहीं दे रहे थे और ये चाहते थे कि हमारा साथ दे। अब जब आप किसी का फेवर चाहते हो तो आप उसको ऑफर देते हो ना। जैसे अगर आपको किसी से अपना कोई काम कराना रहता है तो आप उसके यहाँ मिठाई लेके जाते हो, मिठाई का डब्बा, भाई साहब प्लीज हमारा काम कर दीजिएगा, ठीक है, होता है ना ऐसे। जब आप लोगों को मुझसे कोई नोट्स चाहिए रहती है या कोई हेल्प चाहिए रहती है तो उस समय आप मैसेज करते हो कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, अरे मैम मजा आ गया मैम, बड़ा मुझे इतने दिन से मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे आधुनिक भारत समझ में नहीं आता था, समझ में आने लगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी समझ में आने लगा, तो मैं समझ जाती हूँ कि अभी मैम नोट्स चाहिए, मैसेज आने वाला है, तो चलो ठीक है। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप किसी को ऑफर कब करते हो, जब आपको कुछ बेनिफिट चाहिए रहता है। तो सबसे पहले ये क्या लेके आए, अगस्त ऑफर लेके आए, ठीक है। अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आया, जब उस ऑफर से कुछ नहीं हुआ कि भाई कुछ नहीं, हम लोग नहीं सुनने वाले, जाओ, और बार बार तुम लोग एक ही बात करें, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस। हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। हमने तो 1929 के लाहौर सेशन में ही पूर्ण स्वराज की बात कर दी थी। जब जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के लाहौर सेशन को 1929 में प्रिसाइड किया था, उन्होंने क्या कहा था, आज से हमारी मांग जो है वो पूर्ण स्वराज की है और आने वाले 26 जनवरी को हम क्या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, बोला था ना ये चीज। तो आने वाली 26 को मनाया भी गया था, 26 जनवरी 1930 को। तो 1930 का समय, और अब आप 1940 के समय में आप कह रहे हो, 1942 के समय में आप कह रहे हो कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। हमको नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, लेके जाओ, अब नहीं कुछ हो सकता है। तो क्रिप्स मिशन में कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेटस वाली बात कही गई थी, बिल्कुल सही है। युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान सभा बुलाई जाएगी जिसमें सभी सदस्य प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होंगे। अच्छा, भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में बनी रहेगी। देखो ये तो समझ में आ गया है कि भारत की जो रक्षा है वो ब्रिटिश हाथों में बनी रहेगी। ये हमको पूर्ण आजादी नहीं देने वाले, कह रहे हैं कि आप आओ, आप चिंता मत करो, आप वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा साथ दो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, हम आपको पूरी तरीके से आजाद नहीं करेंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। अभी भी किसकी सॉवरेनिटी रहेगी, किसकी संप्रभुता रहेगी, ब्रिटिश राज की रहेगी, क्वीन की रहेगी। ऐसा नहीं, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। आईएनसी ने भी कह दिया कुछ नहीं चाहिए, क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक चाहिए ही नहीं। यहां पर युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा की बात की गई थी, लेकिन संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे, ये बात नहीं कही गई थी। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को लग रहा था कि जो डी आंसर है वो सही है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं, डी गलत है। यहां पर सही उत्तर आपका 1 और 3 है। पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा भी आपका आधा सही है, लेकिन यहां पर बोल दिया गया है जो सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे, ये गलत है, ठीक है, निर्वाचित नहीं होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर देख लीजिए, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा गठित की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने की बात कही गई है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इस सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आंशिक रूप से निर्वाचित होंगे, ठीक है, और भारतीय रियासतों द्वारा आंशिक रूप से नामांकित होंगे, ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई। क्रिप्स मिशन 1942 पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे दे देगा। तो याद रख पाओगे ना, सब याद रहेगा कि ए पहले आया है, अगस्त ऑफर पहले है, उसके बाद जब ऑफर आपने ठुकराया है तब क्रिप्स मिशन आ गया है, ठीक है। सी, ए सी याद रखना। चलो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ किम्बरले डोनास की बात की गई है। किम्बरले जो है वो डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, डोनास यूक्रेन में कोल माइनिंग के लिए फेमस है। बताओ दोनों ही क्या है, गलत है कि सही है? बहुत जल्दी उत्तर दे रही थी इसीलिए रुक गई। तो यहां पर दोनों ही बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए एक बार आप लोग, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं किम्बरले की, तो किम्बरले जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, ये हीरे के लिए फेमस है। जब हम बात कर रहे हैं डोनास की, तो डोनास कहां पर है, यूक्रेन में है, डोनबास, और ये किसके लिए फेमस है, यहां पर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हम आने वाले क्लासेस में क्या करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ये जो मिनरल्स वाला है,
वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में, उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है, एक तरफ स्थानीय पवनें दी गई हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। हमको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, शामल, सिमून, मिस्रल, बुरान, ठीक है, इसको आपको मैच करना है। जब हम बात करते हैं मिस्रल की, तो मिस्रल कुछ ऐसा नहीं लगता मिस, और जब मिस की बात करते तो कुछ फ्रांस ना, फ्रांस, कुछ फ्रांस ऐसा नहीं लग रहा है, तो मिस्रल फ्रांस, याद करो, मिस्रल फ्रांस। तो सी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है। वेरी गुड। बुरान, सिमोन और सामल की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम सामल की बात करते हैं तो ये कहां पर है, ये आपका सहारा में ना, और सिमोन तो रशिया, बी का थर्ड, ठीक है, बी का थर्ड। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, यहां पर आपका सही उत्तर ए हो गया। एक बार हम इसको चेक कर, देखो गलत हुआ ना, 1 मिनट क्लास, ध्यान दीजिएगा। यहां पर फिर से एक बार अरेंज करते हैं। जब मैं ऐसे प्रश्न करती हूं या फिर जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने, तो उस पर बड़ा ध्यान दिया करिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मिस्रल की बात की। मिस्रल कहां पर है, मिस्रल ये स्थानीय पवन जो लोकल विंड है, कहां फ्लो करती है, फ्रांस में। तो ये चीज क्लियर हो गया, सी का फर्स्ट है, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया शामल, सिमून और बुरान की। तो जब हम सिमून की बात कर रहे हैं, तो सिमून कहां फ्लो करती है, सिमून जो है वो सहारा में, ठीक है, वो सहारा में फ्लो करती है, अरेबियन मरुस्थल में, सहारा डेजर्ट में। तो यहां पर सिमून का बी का फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ। ठीक है, जब हम बात करते हैं शामल की, तो शामल इराक हो गया और बुरान रशिया हो गया। तो आपका सही उत्तर बी है। अभी मैं फिर ए मार्क करने वाली थी, सही उत्तर क्या है, बी है। ठीक है, यहां पर बी आपका सही उत्तर है। शामल, इराक, सिमून, सहारा, मिस्रल, फ्रांस, बुरान, रूस। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 4 किससे रिलेटेड है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, डीपीएसपी से रिलेटेड है। क्लियर। तो डीपीएसपी में किसकी बात की गई है, जुडिशरी को लेजिस्लेचर से अलग करने की बात की गई है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात की गई है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात की गई है, या फिर जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात की गई है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम पार्ट 4 की बात करते हैं, जिसमें हम डीपीएसपी की बात करते हैं, देश के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, तो वहां पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। क्लियर है। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है अगर पूछेगा, तो ये पार्ट 4 डीपीएसपी के आर्टिकल अनुच्छेद 50 में दिया गया है। क्लियर। अब डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया पार्ट 4 में। ठीक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 36 से 51 तक जो है आर्टिकल्स, अनुच्छेद, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं डीपीएसपी में। डीपीएसपी की को हमने कहां से लिया है, ठीक है, इसकी अवधारणा को हमने कहां से लिया है, विचार को, आयरलैंड के संविधान से। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यहां पे याद रखना, सोशल एंड इकोनॉमी प्रजातंत्र को स्थापित करने की बात की गई है। ठीक है, फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट। ये दिया रहता है कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा हमें कहां से देखने को मिलती है, डीपीएसपी में। ये याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसे है, सकारात्मक, पॉजिटिव है। ठीक है, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो वहां पर हम देखने को मिलता है जो मौलिक अधिकार है उनकी जो नेचर है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। जहां पर प्रोहिबिशन की बात करें, प्रोहिबिट कर रहे हैं, तो वहां पर उनका नेचर नकारात्मक हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो इसका नेचर सकारात्मक है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा कहां पर देखने को मिलती है, डीपीएसपी में देखने को मिलती है। चलो, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपबंध को पूरा करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। किसने कहा, निदेशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं। ठीक है,
ऐसा ना हो कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो खाली पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाए। ये स्टेटमेंट दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। किसने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो ग्रेनवेल ऑस्टिन ने क्या कहा है? जो डीपीएसपी है वो संविधान की मूल आत्मा है। क्या है? डीपीएसपी संविधान की मूल आत्मा है, याद रखिएगा। भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा के बारे में बोला गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, भाग 4 की बात यहां पर की गई है कि भाग 4 में कहां पर स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो याद रखिएगा भाग 4 डीपीएसपी से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू सब आ जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 36 में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते? ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है, तो ये अनुच्छेद 37 में इसकी बात कही गई है। फिर देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन से डीपीएसपी हमारे संविधान में जोड़े गए? ठीक है, तो याद रखिएगा 39A, 43A और 48A, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया? तो 44th संविधान संशोधन द्वारा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 45 में किया गया है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि राइट टू एजुकेशन की बात की गई ना। राइट टू एजुकेशन जो था वो मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये बोला गया कि बच्चों के मौलिक अधिकार है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। उसी के तहत अनुच्छेद 45 में अगर हम देखें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान के में किया गया, ये भी याद रखिएगा। पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निदेशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 47 में। ये प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लास, प्रीएम्बल वाला चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, ये चैप्टर जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बुक से पढ़िए इन चैप्टर्स को, ठीक है, ताकि यहां से अगर कोई भी प्रश्न पूछे तो वो आपका गलत ना हो। ये सब कुछ स्कोरिंग चीजें होती है, स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। आगे देखिए, कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 में किसमें कही गई है? तो बताइए 48 में की गई है, एनिमल हस्बेंड्री की बात। पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की हम बात करें, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन किस आर्टिकल में कहे गए हैं? तो 48A में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो 49 में बोला गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग पृथक्करण करने की बात, अलग सेपरेशन की बात किसमें की गई है? अभी मैंने आपको बताया है आर्टिकल 50 में की गई है। इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? 51 में की गई है। सब याद रखना, पूछा जाता है पेपर में प्रश्न। फिर देखो, किसने नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? किसने कहा था कि नीति निदेशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र? तो केसी वेयर द्वारा कहा गया था। किसने नीति निदेशक तत्वों को कर्मकांठी आकांक्षा कहा था? तो यहां पर याद रखिएगा सर आइवर जेनिंग ने। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा था कि किसने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा था? तो ग्रेनवेल ऑस्टिन ने, ठीक है। और नीति निदेशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणा बनकर ये रह जाए, तो ये स्टेटमेंट BR अंबेडकर द्वारा दिया गया था। तो इन सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, यहाँ से प्रश्न बना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बना किस संविधान संशोधन द्वारा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। फिर देखो किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट। किस संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से आपके जो प्रोविजन है डीपीएसपी में उनको जोड़े गए हैं वो दिया गया है यहाँ पर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत
अनुच्छेद 39 में उपखंड 4 को जोड़ा गया, जिसमें बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर एवं सुविधाएं तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रिलेटेड, उनकी रक्षा से रिलेटेड है। फिर 39A, 43A और 48A की बात की गई। 39A में क्या बोला गया? फ्री लीगल एड की बात की गई थी, ठीक है। 43A में क्या बोला गया था? उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 48A में पर्यावरण से रिलेटेड है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 38 का क्लॉज 2 जोड़ा गया, जिसमें आय की असमानता को खत्म करने की बात करने की कही गई कि आय की जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस, उसको कम करने की बात कही गई। 86 में हमने किसकी बात की? हमने 45 का प्रतिस्थापन किया, जो कि आपका 86 आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड है। 97 में 43 ख को जोड़ा गया, जो कि किससे रिलेटेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कल की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात अगर हम करें तो पार्ट 9B में हम कोऑपरेटिव सहकारी समिति की बात करते हैं, और डीपीएसपी में इसे 43 ख में बताया गया है। ये हमने डिस्कस किया था। चलो देखिए क्लास, क्विक रिवीजन सीरीज भी हम लोग लेकर आएंगे, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट कह रहे थे अभी मैं क्या कर रही हूं, इस बार हमने क्या किया कि हम प्रश्न भी डिस्कस कर रहे हैं और जल्दी जल्दी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी आरओ का एग्जाम दिया है उनके लिए तो मैं कहूँगी ये सारे पॉइंट्स को रिवाइज करना बहुत ही आसान होगा, लेकिन जो पहली बार तैयारी में उतरे हैं, ठीक है, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्चुअल डेटा को बहुत तेजी से रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है, किसी को भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको भी तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपको चीज़ों को लेते हुए चलना है। लेकिन हम इस बार बिल्कुल भी चूकने वाले नहीं हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, ताकि जब आप पेपर दे के आओ तो फिर इसी तरीके से मैसेज करो कि मैम जो आप पढ़ाई थी उसी में से प्रश्न आए। अरे वाह, ठीक है। मार्केट में हर जगह होने लगी ये ऐश्वर्या मैम है कौन, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, हम बस पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करके, ट्रेंड को पकड़ के, कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज करके नए क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आप ही में से किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि मैम ये चीज़ सही है, हम दोनों तरीके से तैयार रहेंगे। अगर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, तब भी हम आराम से टिक लगा के आएंगे, और जब हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी तैयारी करेंगे, तो अगर पेपर में किसी भी तरीके की चेंज होता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है, तब भी हम नहीं घबराएंगे। तो हम दोनों तरीके से तैयार रहेंगे, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ क्या है, ऐसा तो है नहीं कि फिक्स है। हो सकता है आरओ का पेपर आसान आया है, पीसीएस का पेपर डिफिकल्ट आ जाए, फिर से इस तरीके के लेंदी पेपर आपको देखने को मिले जैसा कि पास्ट ईयर के पेपर में देखा गया है, तब क्या करोगे? हम तैयारी दोनों की करके जाएंगे। समझ में आ रहा है? ताकि किसी भी तरीके का पेपर हो, हम आंसर सही लगा के आए। अब ध्यान दो, यहां पर क्या दिया गया है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए हैं। आप लोग पढ़िए इसको, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है। जब हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो ही होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर और 65 ईयर्स। ही शैल रिजाइन व्हेन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व। ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी बट कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनी सच कमिटी। तो यहाँ पर मुझे बताइए सही उत्तर क्या होगा। क्लास देखिए, अटॉर्नी जनरल की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है ना कि ही कैन होल्ड द ऑफिस फॉर द 6 ईयर और 65 ईयर्स ना, ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि जैसे क्या की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करें या कुछ ऐसे, तो 65-62 ऐसे दिमाग में रहता है। जैसे ही आप अटॉर्नी जनरल देखेंगे, 6 ईयर देखेंगे, 65 ईयर देखेंगे, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और आप मुझे बताइए, आप में से किन किन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है 6 ईयर और 65 ईयर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है वो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, और मैं आपको बता रही हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो इस प्रश्न को गलत इसीलिए कर देंगे क्योंकि वो याद करके जाते हैं 6 ईयर 65 ईयर्स, ठीक है।
जो अटॉर्नी जनरल होता है वो अपने ऑफिस को होल्ड करता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो 6 और 65 वाला जो प्रोविजन है ना, वो अटॉर्नी जनरल के केस में नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, दूसरा स्टेटमेंट वो भी आपका गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के भंग होने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा कहीं पर भी प्रोविजन नहीं है कि अगर यूनियन काउंसिल मिनिस्टर डिसॉल्व करते हैं तो ये कंपलसरी है कि अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन करे। हाँ, अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे देता है वो ठीक है, लेकिन कहीं पर लिखा नहीं है कि उनको भंग होने पर इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। वह किसी संसदीय समिति की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी भी संसदीय समिति की कार्यवाही में, ठीक है, भाग ले सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एकदम सही है। आप लोग बुक में पढ़ के भी आते हैं कि अटॉर्नी जनरल एक ऐसा मेंबर होता है जो कि हाउस की प्रोसीडिंग में वो बैठ सकता है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता उसको, ठीक है। वोट देने का अधिकार उसे नहीं होता, ये आप बुक में पढ़ के आते हो। लेकिन यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया है कि वो किसी भी समिति के सदस्य नहीं बन सकते, ये गलत है, ठीक है। तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये एक अच्छा प्रश्न था। यहां पर कुछ चीजें जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो आपकी क्लियर हुई होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, दे डू नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। उनका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड नहीं होता है। दे होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, अटॉर्नी जनरल जो है वो कन्वेंशनली हम कहते हैं जब यूनियन काउंसिल मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो वो भी, मतलब जब रिजाइन होता है तो वो भी रिजाइन कर देते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 88 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल कैन बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, लेकिन उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, जो चीज मैंने आपको बता दिया। बट दे डोंट हैव राइट टू वोट, ये याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। बड़ा बोलना पड़ता है, लगातार पक 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 पक। इस प्रश्न को देखो, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, उत्तर देने का प्रयास करना। अच्छा, बचपन से ना मैं बहुत टॉकेटिव थी, ऐसा कुछ लोग कहते थे, तो वो जो बोलने की हैबिट थी ना वो मुझे आज काम आती है। लगातार बोलते चलो बोलते चलो, सुबह की क्लास में बोलो, शाम की क्लास में बोलो, फिर बोलो, पूरे दिन बोलते चलो। तो आप खुद सोचो, जब कोई इतना बोलेगा तो उसकी आवाज़ तो तेज होगी ही ना। अब मधुर आवाज़ में आपकी मैम कैसे बोलते? जिसका काम ही है बोलना पढ़ाना, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के, उसकी आवाज़ मधुर हो नहीं सकती है, ठीक है। तो कुछ लोगों को जो कंप्लेन रहती है कि मैम आवाज़ बड़ी तेज है आपकी, अरे क्या करा जाए, प्रोफेशन ही यही है कि आवाज़ तेज हो गई है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, consider the following statement: imposition of president rule in a state, appointment of the prime minister when there is no clarity in the Lok Sabha, asking the council of minister to reconsider their decision at the first instance, dissolution of Lok Sabha if the union council of minister has lost the majority। तो यहाँ पर बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोला गया है, ध्यान दीजिएगा कि डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कहाँ कर रहा है, विवेकाधीन शक्तियों की बात की गई है। यहां पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कहां किया जा रहा है? कहां कहां राष्ट्रपति जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर रहा है? पढ़ो, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते समय, प्रेसिडेंट रूल लगाते समय नहीं। जब भी हम प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, आर्टिकल 74 की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक बार रिकंसिडर कर सकता है, लेकिन
के लिए भेज सकता है, लेकिन मानना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है ना, राष्ट्रपति जो है वो रबड़ स्टैंप है। इसको एक्सप्लेन करिए, इलैबोरेट करिए कि राष्ट्रपति का क्या है। राष्ट्रपति एक रबड़ स्टैंप है, बोला जाता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते समय ये जो है वहां पर राष्ट्रपति की ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ठीक है। दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं हो, तो यहां पर यह सही है। जब लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी, तो यहां पर राष्ट्रपति चाहे तो किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। बाद में जो प्रधानमंत्री नियुक्त होगा वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस। ठीक है। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनः विचार के लिए कहना, तो मैंने आपको बताया कि जो भी एडवाइस केंद्रीय मंत्री देते हैं उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो है वो भेज सकता है। ये बिल्कुल सही है, रिकंसिडर करने के लिए, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति अनुरोध कर सकता है, बिल्कुल सही है ये। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर, यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो लोकसभा भंग करना। ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मेजॉरिटी को लॉस कर दिया है तो उस कंडीशन में लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो यहां पर भी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो हम देखें 2 में, जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकता है कि आपने जो डिसीजन दिया है उसको रिकंसिडर करिए, बिल्कुल सही है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है जब मेजॉरिटी लॉस हो गई हो तो 3 जगह डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करेगा। सी आपका सही उत्तर है। क्लास, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सी चीजें क्लियर हो रही होगी, तो अगर आपको वीडियो पॉज करके थोड़ा समय की जरूरत होती हो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करिए। आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो इसको भी थोड़ा आराम से पढ़िएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न है। कई बार आपके विभिन्न परीक्षाओं में एमपीआई के बारे में पूछा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एमपीआई, ये प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। तो चलो देखा जाए क्या पूछा गया है यहाँ पर। ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है। इंडिया में अगर हम एमपीआई की बात करें तो 3 चीजों पर आधारित होता है, 3 आयाम पर आधारित होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है। वेटेज हेल्थ को दी जाती है, एजुकेशन को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। नेशनल एमपीआई कवर मोर इंडिकेटर देन ग्लोबल एमपीआई। ठीक है। यहां पर हम नेशनल एमपीआई की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल एमपीआई की। तो एनएमपीआई की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, एनएमपीआई, नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। टिक, सही है। इंडिया एमपीआई हैज 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन। किन किन चीजों पे फोकस किया जाता है? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एकदम सही है, टिक। नेशनल एमपीआई कवर्स मोर इंडिकेटर्स देन ग्लोबल एमपीआई, एकदम सही है, टिक। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षा में। चलो आगे देखें। देखो यहां पर अगर हम देखें तो जो ग्लोबल एमपीआई है वहां पर कितने इंडिकेटर्स होते हैं? 10 इंडिकेटर्स होते हैं। जब हम नेशनल एमपीआई की बात करते हैं तो इसमें 2 इंडिकेटर्स और जोड़े गए हैं जो कि आपके मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट से है। ठीक है। जब हम ग्लोबल एमपीआई की बात करते हैं तो ग्लोबल एमपीआई में 10 इंडिकेटर हैं। ठीक है। जब हम नेशनल एमपीआई की बात करते हैं, नेशनल एमपीआई में 12 इंडिकेटर हैं। इसमें जो 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स जोड़े गए हैं वो है मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, ये याद रखिएगा। बैंक अकाउंट को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जोड़ा गया है, मैटरनल हेल्थ को हेल्थ वाले में जोड़ा गया है। ध्यान दीजिए, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स मेंस, प्रीलिम्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 3 चीजों पर फोकस किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की जाती है। इसको जब हम नेशनल एमपीआई में देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, और साथ ही साथ और किस चीज पर अगर हम देखें, मैटरनल हेल्थ भी जोड़ दी गई है। ये याद रखिएगा, यही चीज मैं आपको बता रही हूं।
जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, हेड काउंट, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, ये सब इसमें होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट। ठीक है। नेशनल एमपीआई में एक चीज और जोड़ी गई है जो क्या है, बैंक अकाउंट। क्लियर? चलो ये सारे टॉपिक्स ना बहुत अच्छे से पढ़ो, जब मेंस में आंसर्स लिखोगे ना तो धड़ाधड़ आंसर लिखोगे। तब आगे बढ़ते हैं, देख लो वही चीज यहां पर दी गई है। जब हम बात कर रहे हैं नेशनल एमपीआई तो बैंक अकाउंट शामिल है। ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं यहां पर हेल्थ में तो मैटरनल हेल्थ भी शामिल है। ये वेटेज दिया गया है। मुख्यतः 3 होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको कि सब डिवाइड इस तरीके से किया गया है। अड़चन मुद्रास्फीति, बॉटल नेक इन्फ्लेशन की बात की गई है कि बॉटल नेक इन्फ्लेशन से हम क्या समझते हैं। तो बताइए, जब मांग में तेजी से गिरावट आती है तो आपूर्ति स्थिर रहती है, पहला दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है सभी वस्तुएं और सेवाओं में मूल वृद्धि होती है। तीसरा दिया गया जब आपूर्ति तेजी से गिरती है जबकि मांग स्थिर होती है। और आखिरी दिया गया है जब घरेलू मुद्रा में विश्वास की हानि होती है और लोग पैसे के अन्य रूप को चुनना शुरू करते हैं। तो यहां पर कौन सा आपका बॉटलनेक इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है, बताइए क्लास। सही उत्तर यहां पर क्या होगा? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है when the demand falls sharply when the supply falls sharply while the demand remain constant। मतलब जो सप्लाई है वो आपका बहुत तेजी से गिरने लगे, ठीक है, लेकिन डिमांड कांस्टेंट रहे। तो सी आपका सही उत्तर है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बारे में मैंने आपसे कई टेस्ट में डिस्कस किया है। अगर आप देखिए क्लास, सारा खेल तो डिमांड और सप्लाई का ही होता है। मैंने आपको कई बार ये एग्जाम्पल दिया था कि सपोज करिए मार्केट में 2 काली पेन है, ठीक है, और 2 ही लोगों को वो काली पेन चाहिए, तो दोनों बच्चे आराम से जाएंगे, एक एक काली पेन लेके चले आएंगे। सप्लाई क्या थी मार्केट में? 2 ब्लैक पेन की, 2 काली पेन की। डिमांड कितनी थी? 2 लोगों की, 2 पर्सन्स की। तो दोनों लोग आराम से गए, 2 काली पेन उठाए और लेके चले आए घूमते हुए। लेकिन अब 2023 की परीक्षा 2025 में होने वाली थी RO ARO की, और बोला गया कि खाली ब्लैक पेन से ही गोला भरना है। और सबसे बड़ी बात जानते क्या थी? जो सप्लाई थी वो कांस्टेंट थी। मतलब मार्केट में खाली 2 ही काली पेन थी, लेकिन कितने आदमी थे? 4-5 लाख और होंगे, पता नहीं, बता देना। लाखों में संख्या थी जिनको वो काली पेन चाहिए थी। सप्लाई मार्केट में 2 ही काली पेन की, लेकिन डिमांड लाखों में हो रही है। तो अब बताओ इन दोनों काली पेन की प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगी होगी ना। जिनके पास वो 2 काली पेन है बेचने के लिए, वो कहेंगे कि अरे भाई क्यों इतने सस्ते में बेचा जाए, जब इतनी डिमांड है तो महंगे में बेचेंगे। तो क्या पूरा खेल है सप्लाई डिमांड का। सप्लाई कांस्टेंट हो जाए, डिमांड बहुत बढ़ जाए, तो जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कोविड के समय में, कोरोना के टाइम में मेडिसिन का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, सैनिटाइजर बहुत महंगा हो गया था क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, सप्लाई कांस्टेंट हो गई थी और डिमांड बढ़ती जा रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर, सैनिटेशन का, अरे सैनिटाइजर का, मास्क का, तो क्या प्रोडक्ट महंगे हो गए थे। सप्लाई कांस्टेंट थी, डिमांड बहुत होने लगा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। दूसरा देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, आप मार्केट में गए खुश होकर, आपने 20 लाख की गाड़ी खरीदी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 20 लाख की गाड़ी खरीद के तुम लोग ले आए। अब कौन सी गाड़ी थी भाई, मुझे गाड़ी का इतना पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तो
साधारण सी, ठीक है, मुझे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो अच्छी लगेगी और वो इनोवा ब्लैक कलर की अच्छी लगती है, तो वो अब समझो कोई भी गाड़ी, तो 20 लाख की गाड़ी थी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये 20 लाख की गाड़ी आपकी 50 लाख की हो गई, महंगी हो गई। हाँ, इन्फ्लेशन देखा आपने, ये 5 लाख महंगा क्यों हुआ? क्योंकि गाड़ी को बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहा था, जो मेटल शीट यूज हो रही थी, या टायर्स को बनाने में जो रबड़ का यूज हो रहा था, वो महंगा हो गया, इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो गाड़ी का रेट भी बढ़ गया। तो ये क्या है? ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो गुब्बारा 1 रुपए का मिलता था, अगर उस गुब्बारे में भरने वाली हीलियम गैस जो है वो महंगी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये गुब्बारा भी महंगा हो जाएगा। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। गाड़ी को बनाने के लिए जो मटेरियल्स का यूज हो रहा था, अगर किन्हीं कारणों से उन मटेरियल का रेट बढ़ जाए, तो गाड़ी का भी रेट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो, बिल्ड इन इन्फ्लेशन। यहां पर देखिए, जब प्राइस आपका बढ़ता है, ठीक है, तो वेजेस भी बढ़ते हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, वेजेस भी बढ़ेगा। क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन द लिविंग कॉस्ट। अब आप खुद सोचो, महंगाई बढ़ रही है तो लोगों का वेजेस भी तो बढ़ाओगे। अब महंगाई बढ़ती जाएगी, इंसान को तुम 100 ही रुपए उसके हाथ में रखोगे, कैसे चलेगा? तो आप लोग भी दुआ दो कि मेरी भी सैलरी बढ़े। तो ये बोला गया है यहां पर। चलो, तो ये चीज थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। अच्छा, यहां पर 1-2 टर्म्स और दिए गए हैं। स्टैगफ्लेशन दिया गया है। स्टैगफ्लेशन मतलब देखो क्या होता है। स्टैगफ्लेशन में हम देखते हैं जो ग्रोथ है वो स्लो है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और हाई इन्फ्लेशन है। देखो, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम है। तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन में हम देखते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो घट रही है। इस प्रश्न को देखो, यहां पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकसभा की सीटें दी गई हैं। तो बता दो जल्दी से सही उत्तर क्या होगा यहां पर। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, तो बताओ उत्तर क्या होगा यहां पर सही। क्लास कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नहीं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कहां पर डाउट हो रहा है, तब तक मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। क्लास अच्छी भी लग रही है तब भी कमेंट बॉक्स में बताना, थैंक यू। और क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, तो तब भी कमेंट बॉक्स में बताना। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने में कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है। जैसे मुझे याद है, पूना सार्वजनिक सभा को मैंने 1876 बोल दिया, 6 पता नहीं कैसे बोल दिया था, 70 को 6 लिख दिया था और बोल भी दिया था। लेकिन आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा, फिर मैंने उसको टैग भी कर दिया था, नेक्स्ट क्लास में उसको करेक्ट भी करा दिया था। तो कभी ऐसे अगर बोलने में कोई ह्यूमन एरर हो जाए तो उसको भी हम लोग सही करते हुए चलते हैं, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए इस प्रश्न को। जब हम वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 42, ठीक है, ए का सेकंड। तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना में कितनी है? 17 है, 17 है। हरियाणा में देखिए तो 10, राजस्थान में 25। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, लोकसभा, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो एग्जाम के पहले एक बार देख के चले जाया करो। अब देखो यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे, 1, आंध्र प्रदेश में 25, दिल्ली में 7, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, बिहार 40, चंडीगढ़ 1, छत्तीसगढ़ 11। 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा ये सारी चीजें। दमनदीप 1, गोवा 1, गुजरात 26, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू कश्मीर 6, झारखंड 14, कर्नाटक 28। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो बुक से पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश देख लो 80, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल देख लो 42, तमिलनाडु देख लो 39, राजस्थान देख लो 25, ठीक है। राजस्थान 25, तमिलनाडु 39, उत्तर प्रदेश 80, पश्चिम बंगाल 42। क्लियर है? ऐसे प्रश्न पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पर दिया गया है कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, मद्रास हिंदू एसोसिएशन की बात की गई है, पूना सेवा सदन की बात की गई है, सोशल सर्विस लीग की बात की गई है, और बात की गई है सेवा समिति की। तो यहां पर कौन सा आपका सही मैच्ड नहीं है, बताओ।
मद्रास हिंदू एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1893 दिया गया है, यहां पर 1893 नहीं होगा, यहां पर क्या होगा 1892। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ए आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, यहां पर हम इसको देख लेते हैं। मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 याद रखिएगा। पूना सेवा सदन रमाबाई रहाणे याद रखिएगा, रमाबाई रनाडे 1909 टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ विमेन। Prohibition of sati in 1829 was a social reform carried out by Lord William Bentinck, the first governor। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि विलियम बेंटिक द्वारा राजा राम मोहन रॉय का बहुत ही बड़ा योगदान था सती प्रथा उन्मूलन में। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने इसका बहुत ही विरोध किया था। उनकी जो खुद की भाभी थी उनको भी सती बना दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, जिसका कि विरोध राजा राम मोहन रॉय करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं है उस समय। तो ये याद रखिएगा, विलियम बेंटिक के प्रयासों से, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से 1829 में प्रोहिबिशन ऑफ सती आया। 1911 की बात करते हैं तो यहाँ पर NM जोशी की बात हम करते हैं जब हम सोशल सर्विस लीग की बात करते हैं। ठीक है, और HN कुंजरू की का नाम याद रखेंगे जब हम सेवा समिति की बात करेंगे, इलाहाबाद 1914। तो ध्यान रखिएगा, सेवा समिति HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, इलाहाबाद 1914। 1911 NM जोशी सोशल सर्विस लीग, पूना सेवा सदन, रमाबाई रनाडे का नाम 1909। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पे वीरेथलिंगम, ठीक है, द्वारा इसको शुरू किया गया था 1892 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लिखते चलो 1931-32, अगस्त ऑफर 1940। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट कब? जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बताया था कल ही की क्लास में, अभी हमने ये सब चीजें डिस्कस की है, फिर से डिस्कस कर रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था कि भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसके वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है तो फर्स्ट ARTC का, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, जिससे कि दुखी होकर वाइसरॉय को कॉल किया जाता है। उस समय वाइसरॉय कौन रहते हैं? इरविन रहते हैं। उनसे कहा जाता है कि इस चीज को इंश्योर करो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर इरविन के पास कॉल आता है। मैं आपको बस समझाने के लिए बोली हूँ, इरविन के पास कॉल आता है कि देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करनी चाहिए, इसको इंश्योर करो। तो इरविन दौड़ा दौड़ा जाता है महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी और इरविन के मध्य एक पैक्ट साइन होता है जिसे कि हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट्स में कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, जैसे कि कैदियों को रिहा करने की बात कही जाती है। ठीक है, और बोला जाता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको हम पॉज में रखते हैं। चलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो पहले साइन हुआ है, अगर हम देखें 1931 के समय में। ठीक है, ये चीज क्लियर है। फिर उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके बाद होगी, अगस्त ऑफर तो 1940 के समय की बात है। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही लेट में है, 1946 का समय है, ये 1946 का समय है। तो आप अरेंज कर लीजिए, सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट, उसी के बाद तो महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तो ए के बाद क्या है? ए के बाद डी है, ए के बाद डी है, वेरी गुड। फिर अगस्त ऑफर है, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे। तो सी आपका सही उत्तर है, चेक कर लो, सी सही उत्तर है। तो यहां पर देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिशु वध पर रोक वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। ठीक है, दूसरा दिया है सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक द्वारा। दास प्रथा की समाप्ति एलन ब्रो द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक द्वारा। तो यहां पर कौन सा आपका सही नहीं है बोला गया है? तो देखिए क्लास, आपका सही नहीं कौन सा है? जब हम बात करते हैं नेटिव मैरिज एक्ट तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में आया, बिल्कुल सही है।
स्लेव सिस्टम को खत्म करने में योगदान था एलन ब्रो का, सही है। सती प्रथा को खत्म करने में किसका था? बेंटिक का था, सही है। ठीक है, विलियम बेंटिक। अभी हमने देखा बैन ऑन इन्फेंटिसाइड की बात करें, शिशुवध पर रोक वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, नहीं, ये वेलेस्ली के समय में हुआ था। तो कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? ए आपका करेक्ट मैच नहीं है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। शिशुवध पर रोक वेलेस्ली के शासनकाल में लगा था, ये याद रखिएगा। सती प्रथा के बारे में मैंने बता दिया, 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने के शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। दास प्रथा पर रोक 1843 में लगाई गई थी, यहाँ पे एलन ब्रो का योगदान था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। चलो, पूर्वोत्तर भारत में मीठी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे लार्जेस्ट झील कौन सी है? तो ये आपकी है लोकटक झील, ठीक है, जिसे हम तैरती हुई झील के नाम से भी जानते हैं। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। अब बोला गया है कि कहां से मेलाटोनिन आपका सिक्रीट होता है। रात में बोला जाता है ना कि मोबाइल मत देखो, स्क्रीन टाइम कम करो, रात में मोबाइल देखते देखते मत सोया करो, नींद नहीं अच्छी आएगी। ठीक है, रात में लाइट बंद कर दिया करो, तब सोया करो। जब लाइट बंद रहती है, डार्कनेस रहता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि नींद के लिए होता है। तो यहां पर डी आपका, ए पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी नहीं, पीनियल ग्लैंड जो आपका होता है वो मेलाटोनिन को रिलीज करता है। तो डी, गलती से मैंने उसको पिट्यूटरी बोल दिया है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन रिलीज करता है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, समान नींद और जागने का चक्र, शरीर का तापमान, मासिक धर्म, इन सबको कौन मेलाटोनिन कंट्रोल करता है? ये देखिए, यहां पर मेलाटोनिन होता, पीनियल ग्लैंड होता है जो कि मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को। अब ये थोड़े से क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग चिंता मत करिएगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज असल में कई क्लासेस हो गई है, तो इसी वजह से अब यहाँ पर एंड करते हैं। अब थोड़ा सा मेरे जो दिमाग है उसका ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, तो जो भी प्रश्न बचे हुए हैं वो चिंता मत करिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, वहां से उन प्रश्नों को इंक्लूड कर लेंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं अभ्युदय बैच के बारे में, जो कि यूपी पीएससी RO-ARO 2026-27 के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, यहाँ पर इस बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी कोर्स से रिलेटेड तो इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी बचे हुए प्रश्न थे उसको हम आने वाली क्लास में कर लेंगे, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। टॉपिक समझ में आ रहा है, प्रश्न समझ में आ रहे हैं, क्लास हेल्पफुल है कि नहीं, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी और आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। लास्ट में जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगी कि खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास, थैंक यू सो मच।